सोचो, अगर आज के ज़माने में श्री कृष्ण एक बिज़नेस कंसल्टेंट होते, तो क्या वो बोलते, प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ करो, ऐसा बोलते? या फिर ये बोलते कि वैल्यू क्रिएट करो और प्रॉफ़िट खुद पीछे आएगा? आज का बिज़नेस दुनिया की एक रेस बन चुकी है, कॉम्पिटिशन, स्ट्रेस, प्रेशर, बर्नआउट, हसल ये सब चल रहा है। लेकिन कृष्ण ने 5000 साल पहले ही एक ऐसा मॉडल दिया, जहाँ बिज़नेस का मतलब होता था शांति प्लस ग्रोथ प्लस पावर। आज मैं तुम्हें वही मॉडल को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसको हम कहते हैं कृष्णा बिजनेस मॉडल। बिजनेस का रियल मीनिंग एक तरीके से हम समझे तो कृष्ण के हिसाब से बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। बिजनेस इज इक्वल टू कर्मयोग। अब थोड़ा सा समझे तो बिजनेस को इवेंचुअली हम पैसे बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए ही करते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए करना ये थोड़ा गलत होता है, क्योंकि पैसा या उसके जो भी उसके मटेरियल चीज़ें हैं वो हमें एक काम करने के बाद मिलती है। उसी को गीता में कृष्ण ने कर्म योग कहा है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं योगा कर्मशु कौशलम, यानी काम को परफेक्शन के साथ करना ही योग है। अमूमन लोग बोलते हैं कि काम करने के लिए कर जाओ, वो कैसे भी हो रहा है, सीधा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस करने के लिए कर दो और ख़त्म होने के बाद हमको पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से वो काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। और आज के बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, मेजरली लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्विक प्रॉफिट चाहिए, वायरल ग्रोथ चाहिए, जितनी हो सके उतनी फास्ट सक्सेस चाहिए। लेकिन कृष्ण यहाँ कहता है कि प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। अब थोड़ा समझो इधर आप बात को, कि आप कोई भी बिजनेस करोगे तो नो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप उसमें से फ़ायदा बनाओगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, वो सब बातें इवेंचुअली वही होती है। लेकिन क्योंकि ये काम करने के बाद मुझे पैसा मिलेगा, तो उसको किसी भी तरीके से आप कर दो और ख़त्म कर दो, तो हो सकता है कि आपको उतना पैसा ना मिले, उतना प्रॉफिट ना हो, क्योंकि वो काम ठीक से नहीं हुआ है। तो हो सकता है क्लाइंट आपके पैसे काट ले, कम कर दे। लेकिन अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो वो काम परफेक्शन के साथ होगा और उसके ऊपर रीवर्क करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से यहाँ समझाता हूँ कि कोई काम आप जल्दी जल्दी में कर रहे हो, सिर्फ इस वजह से कि जल्दी ख़त्म करके हमें जल्दी प्रॉफिट आ जाए, तो वो काम ठीक से नहीं होगा, क्लाइंट डिससेटिस्फाइड होगा, वो बोलेगा हम ये करेक्शन करके दो, हमें ये करके दो, हमें प्रोडक्ट को इस तरीके से मॉडिफाई करके दो। ये रीवर्क करने में, रिपेयर करने में और करेक्शन में आपका टाइम ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और मान लो उसके बाद आपको वो पैसे मिल भी जाते हैं, तो आपकी जो ओवरऑल कैलकुलेशन होती है वो ख़राब हो जाती है। जो पैसा आपको 1 महीने में मिलना चाहिए था, वो जल्दी जल्दी के काम में आपको 2 महीने तक भी नहीं मिलता या 3 महीने तक भी नहीं मिलता। तो ओवरऑल आपके बुक्स में जो है आपका प्रॉफिट अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो इससे बेहतर होता है कि जो प्रोसेस है, जो काम आप कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो जितना अच्छे से और जितना परफेक्ट होगा, रिजल्ट अपने आप ही आएगा। अगर तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, अगर तुम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉफिट नहीं रुक सकता। अब वैल्यू क्रिएट करना है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी सर्विस जिससे कस्टमर में या लोगों में एक वैल्यू क्रिएट होती हो, तो वो एग्जैक्टली आप उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। अब एक सिंपल बात मैं बता दूं यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ। जैसे एक नारियल होता है, उस नारियल को हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कोकोनट निकलता है, उसका पानी निकलता है, और उस कोकोनट को अगर आप उसमें से उसका कोकोनट मिल्क निकाल दोगे तो उसमें से ऑयल बनेगा, और बचे हुए कोकोनट को ड्राई कोकोनट तरीके से या उसकी कुछ मिठाई बना के बेच सकते हैं, या नारियल पानी जो है वो उसको अलग से बेच सकते हैं। उसके ऊपर जो शेल होता है उसको हम कुछ आर्ट वर्क करके एक होम डेकोर की चीज़ बना सकते हैं। तो एक 20-25 रुपये का नारियल, अगर उसको आप वैल्यू ऐड करते हो तो वही 200-250 रुपया उसकी वैल्यू हो जाती है। इसी तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं रुक सकता। तुम अगर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट कहीं नहीं रुक सकता। कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो थोड़ा यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मान लो कि आपको कोई काम करना है और आपको पता नहीं कि मैं क्या करूँ, क्या बिजनेस करूँ, कैसे करूँ, नहीं पता है। इसलिए मैं छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले आप देखिए कि ऐसा कोई काम है आपके पास जिसके ऊपर आप प्रोसेस पे फोकस कर सकते हो, जिसको आप परफेक्शन के साथ कर सकते हो, जिसको आप बिना बोर हुए कर सकते हो, और वो करते वक्त आपको भूख और प्यास नहीं लग रही है, आपको नींद की इतनी फिक्र नहीं हो रही है,
और उसके बदले में मान लो अगर आपको कुछ नहीं भी मिल रहा है तब भी आप ओके हो, आप थोड़ा अपने आप को इस चीज़ पे नोटिस करो कि क्या इन ऐसा कोई काम है जो मेरे को ये सारी चीज़ों पे ना हो तो भी मैं कर सकता हूँ। अगर वो है तो उसको पकड़ लो, जो करने में आपको मज़ा आ रहा है, जो करने में आप फोकस कर पा रहे हो, जो करने में आपको एक्साइटमेंट आ रहा है, तो थोड़ा उस चीज़ को देखो और फिर उस चीज़ को अपने आसपास में और आसपास के लोगों में नोटिस करो, लोगों में, कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये सॉल्यूशन के तरीके से आप दे सकते हो। आपका ये प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी आपका बिजनेस है वो लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो उस जगह पर आप उस बिजनेस को ले जाओ अपने, या उस प्रोडक्ट को ले जाओ। आपका प्रॉफिट कहीं नहीं रुकेगा और आप बहुत ही जल्दी से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब कृष्ण का एक प्रॉफिट फॉर्मूला भी हम समझ लेते हैं। अब जब वैल्यू क्रिएट होती है और ट्रस्ट मिल जाता है, ये दोनों मिलते हैं तो प्रॉफिट बनता है। ऐसा नहीं कि 10 की चीज़ खरीदी और 20 में बेच दी और 10 रुपया बन गया वो प्रॉफिट होता है, नहीं। लंबा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस बनाना है तो एक वैल्यू क्रिएट होती है और ट्रस्ट होता है, दोनों जब मिलते हैं तो एक प्रॉफिट बनता है। और आज के टाइम में 90% लोग यही गलती कर देते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं, ट्रस्ट नहीं बेचते। सामान बेच दिया, पैसे मिल गए, चले जाओ, नहीं, भरोसा बेचना है। आपका भरोसा बेचना है, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है। प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बनाते हैं, सर्विस बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन ट्रस्ट हर कोई नहीं बनाता। और ट्रस्ट ही है जो आपके प्रोडक्ट में अगर गलती भी हो जाती है तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको सेकंड चांस देते हैं। 2 लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक सिर्फ बेच रहा है और दूसरा ऑनेस्टली गाइड कर रहा है, तो आप बताओ आप किससे खरीदोगे? एक आया, एक प्रोडक्ट आपके दरवाजे पे बेच के चला जा रहा है, बेच रहा है सिर्फ, ये प्रोडक्ट है, इसकी ये खासियत है, ये चीज़ है। दूसरा आपको ऑनेस्टली गाइड कर रहा है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी आपकी लाइफ में इस तरीके से ज़रूरत है, अगर ये प्रोडक्ट आपके पास है तो आपकी लाइफ में थोड़ी आसानी होगी, आपके डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी आसानी होगी। उसको गाइड कर रहा है और उसको जो सही चीज़ है वो बेच रहा है। तब आप बताइए मुझे कि आप किससे प्रोडक्ट खरीदोगे, उससे जो प्रोडक्ट बेच रहा है या उससे जो आपको ऑनेस्टली गाइड कर रहा है? उस प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी लाइफ में कितनी है, आपके लिए कितना ज़रूरी है? सीधी बात है, हम दूसरे से ही खरीदेंगे, क्योंकि ट्रस्ट इज इक्वल टू इनविजिबल करेंसी। ये एक ऐसी करेंसी है जो दिखती नहीं है, लेकिन ये हर जगह चलती है और प्राइमरी लेवल पर चलती है, सरफेस लेवल पर चलती है और डीप डाउन भी चलती है। कृष्ण कहते हैं जो लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं दुनिया उन्हें फॉलो करती है। गीता के 3 अध्याय के 21 श्लोक में ये कहते हैं कि आप एग्जाम्पल सेट करोगे दुनिया उसे ही फॉलो करेगी। ये सिंपल आपने काफ़ी जगह पर सुना भी होगा। अब थोड़ा सा और हम समझते हैं, बिजनेस को थोड़ा आगे ले चलते हैं। अब आपने बिजनेस शुरू कर दिया है तो बिजनेस के 4 पिलर होते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर हमारी हिंदी और संस्कृत के वर्ड आएंगे तो आप उसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना। एक होता है प्रोडक्ट या सर्विस, जो तुम्हारा धर्म है। अगर तुम खुद अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं करते तो मार्केट भी नहीं करेगा। यहाँ पर कृष्ण ने गीता में उसी को धर्म बताया गया है। तो जो भी आपकी सर्विस है, आपका प्रोडक्ट है, आप खुद सेटिस्फाइड हो उसे, आप उसको खुद यूज़ करोगे उस सर्विस या प्रोडक्ट को, आपको पूरा भरोसा है, आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ही आपके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है, आपने सिर्फ बना के रख दिया है कुछ और इवन प्रोडक्ट और आपको लगता है बेच दे किसी तरीके से, मार्केटिंग टैक्टिक्स या एक शुगर कोटेड बातें करके हम इसे बेच दें और पैसे आ जाए और ख़त्म हो जाए, तो आपको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं। हो सकता है एक बार आपका प्रोडक्ट बिक भी जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और आपका नाम भी खराब होगा। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, आपका प्रोडक्ट आपका धर्म है और आपको अपने धर्म पर भरोसा होना चाहिए। दूसरे का धर्म भले कितना ही आपको फ़ायदा देता हो, देने वाला लगता हो, या कितना ही आपको फैसिनेटिंग लगता हो, लेकिन आपको अपने धर्म में ही रहना है। उसमें लॉस खाना भी एक बार चलेगा, लेकिन वही आपको लॉन्ग टर्म में आगे ले जाएगा। अगर तुम खुद अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं करते तो मार्केट भी तुम्हारे प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं करेगा। दूसरा पिलर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इज इक्वल टू, ये तुम्हारा रथ है, चैरियट। और ये क्या होता है? आपका डिलीवरी सिस्टम, आपका मार्केटिंग और आपका प्लेटफॉर्म, सब यही है। इन 3 में आपकी सारी बिजनेस चलती है। जो भी प्रोडक्ट है उसको टाइम टू टाइम डिलीवर होना चाहिए, उसका मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए और प्लेटफॉर्म सही जगह होना चाहिए।
आप कोई भी चीज़ ऐसी जगह नहीं बेच सकते हो जहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर कहीं पर बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ आप छाता नहीं बेच सकते। आपको वहीं बेचना होगा जहाँ पर बारिश हो रही होगी और राइट टाइम पे बेचना होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आप ई-कॉमर्स बिजनेस चला रहे हो या कोई भी सर्विस दे रहे हो, उसकी डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, उसका मार्केटिंग एग्जीक्यूशन ठीक होना चाहिए और सही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस अगर फेसबुक पर है तो आपकी मार्केटिंग का एक्सपेंस फेसबुक पे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है तो आपका मार्केटिंग का एक्सपेंस वहाँ असाइन ज़्यादा होना चाहिए। या अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आपका ऑफलाइन मार्केटिंग पे जाना चाहिए। आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुम्हारा एक रथ है और डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी सिस्टम जो है वो डिलीवरी, मार्केटिंग, प्लेटफॉर्म सब यही है। तीसरा पिलर होता है नेटवर्क। ये तुम्हारी सेना है। अब नेटवर्क क्या होता है? तुम्हारे पार्टनर्स हैं या तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो तुमसे माल बल्क में लेते हैं और आगे बेचते हैं, या जो तुमसे सर्विस लेते हैं और वो आगे बेचते हैं। जितने भी या तुम्हारे वेंडर हैं, पार्टनर हैं, एसोसिएट्स हैं, वो सारे। दूसरा है रेफरल्स। नेटवर्क में आ जाता है रेफरल्स। रेफरल्स एज इन कि आप किसी को रेफर कर रहे हो कि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको तेल बेचूंगा, आपको कंघी लेनी है तो वो भी मैं बेचूंगा, लेकिन कंघी मैं नहीं बनाता, मैं किसी और से लेके दूंगा, तो तेल के साथ आपको मैं कंघी दे दूंगा। जैसे अगर हम मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो वहाँ बर्गर लेते हैं तो बर्गर मैकडोनल्ड्स खुद बनाता है, लेकिन वहाँ पर हम थम्स अप भी लेते हैं, थम्स अप कोई और बना रहा है, तो वो मैकडोनल्ड्स उसको रेफर कर रहा है। वो एक रेफरल्स है जिसका कुछ परसेंटेज जो है वो मैकडोनल्ड्स को मिल जाता है। तो ऐसे जो कुछ हमारे रेफरल्स और फिर कनेक्शंस, दोस्त हैं, हमारे बिजनेस अलायंस हैं, या और वो कस्टमर जिनसे हम करते हैं, डील करते हैं, ये सब हमारी रियल पावर है। आपका प्रोडक्ट अगर मान लो किसी वजह से सही नहीं भी हो रहा है, आपकी सर्विस किसी वजह से सही नहीं भी हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है, अगर आपकी सेना बराबर है तो वो किसी भी तरीके से टैकल कर जाएगी। आपके पार्टनर्स, आपके रेफरल्स, कनेक्शन सब बराबर है तो आपका पावर ठीक से यूटिलाइज हो जाएगा। चौथा पिलर होता है कैश फ्लो, मतलब आपकी जीवन शक्ति। आपके बिजनेस की जीवन शक्ति क्या है? कैश फ्लो रुक गया तो बिजनेस रुक गया। तो कैश फ्लो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आपके बिजनेस में पैसे आते रहने चाहिए और उसके आने के साथ उसका ठीक से यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, उसको सही जगह पर सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। अगर पैसा आना रुक गया तो रोलिंग रुक जाएगी, रोलिंग रुक जाएगी, आपका बिजनेस रुक जाएगा। बहुत लोग होते हैं, पैसा आ जाता है, जमा करके रख देते हैं, उसको फिर से बिजनेस में नहीं लगाते, तो फिर बिजनेस जब तक चल सकता है तब तक चलेगा, जितनी आपकी सेना ट्राई करेगी तब तक चलेगा। लेकिन अगर उनको स्ट्रेंथ ही नहीं देंगे, उनको जीवन शक्ति ही नहीं देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी गिर जाएंगी। तो पैसा कमाने से फिर उसको फिर से बिजनेस में लगाना है, ना कि वो पैसा लेकर आपको घर चले जाना है और आपको बाकी चीज़ों में लगा देना है, ऐसा नहीं है। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगाना है। कैश फ्लो मतलब जीवन शक्ति। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आगे हम चलते हैं कि कृष्णा टैक्स सिस्टम। अब देखिए, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी हमें कुछ टैक्सेस देने होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस है, जिसके बदले में हमको गवर्नमेंट की काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये एक अलग बात होती है, हम इस बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक इंटरनल आपको फंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपकी कंपनी के अंदर, अपार्ट फ्रॉम टैक्स एंड ऑल दैट थिंग। तो जैसे क्या जाता है कि 20% आपको आपके अर्निंग में से या आपकी कमाई में से या प्रॉफिट में से, जैसे भी आपका फंड मैनेज होता होगा, 20% ग्रोथ फंड, मतलब आपको एक्सपांड करना है, फ्यूचर में कुछ आपको और फैक्ट्री डालनी है और आपको मार्केटिंग बढ़ानी है। अचानक से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपका सोर्सेस नहीं है, तो उस एक्सपांशन के लिए आपके पास उस टाइम पे फंड होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी है और आप फिर बाहर फंड लेने ढूंढने निकलते हो, तो उसका फ़ायदा आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है शायद उठा ले। तो इस वजह से आपको एक 20% का एक ग्रोथ फंड अपने पास रखना है। यहाँ पर परसेंटेज में एक रैंडम हिसाब से दे रहा हूँ, आप अपने बिजनेस के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो। 10% जो होता है वो आपका धर्म फंड होता है। धर्म फंड का मतलब यहाँ पर आप कोई भी रिलीजियस चीज़ें नहीं समझना, धर्म हमने आगे बिजनेस में धर्म क्या होता है वो बताया। तो 10% धर्म फंड मतलब आपका ट्रस्ट और गुडविल बनाने के लिए, कि अगर मान लो किसी तरीके से कोई डिलीवरी में आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है या फिर किसी प्रोडक्ट में कुछ डैमेज हो जाता है तो कस्टमर उसकी ख़राब रिव्यू कर देता है, तो इन सब जो डैमेज होता है इन सारी चीज़ों का, तो वो 10% से हम उसका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, उसका प्रोडक्ट हम रिप्लेस कर देंगे, उसको रिफंड कर देंगे,
या उसको और भी जो उसकी कंप्लेंट उसको सॉल्व करेंगे, हमारे बिहाफ में उसको ये करेंगे, तो सिंपल बात है कि वो ट्रस्ट और गुडविल आपको बनाकर रखनी है, क्योंकि वही आपको बिजनेस को आगे ले जाने में मदद करता है। तो 10% फंड आपका जो है धर्म फंड का आ जाएगा, और उसके बाद जो होता है 5% रिस्क फंड। अब रिस्क फंड कम किसको बोलेंगे, जैसे कि इमरजेंसी बैकअप। अब ये इंटरनल सिस्टम तुम्हें स्टेबल बनाता है। इमरजेंसी बैकअप मतलब कभी आपके फैक्ट्री में कुछ लॉस हो जाता है, कभी आपकी सर्विसेज डाउन हो जाती हैं, कुछ आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई, लेबर चले गए, ऐसा कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है जहाँ पर, तो उस टाइम पे आपको कुछ फंड होता है जो आपको एटलीस्ट वो रोलिंग चलाने में, आपके बिजनेस को साइकिल चलाने में मदद करता है। वो एक 5% रिस्क फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो ये सारी सिस्टम तुम्हें स्टेबल बनाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम और चलें तो कृष्णा डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से डिसीजन, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिसीजन मेकिंग, जहाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं। अमूमन लोग डिसीजन लेते ही नहीं, वो या तो डिसीजन किसी और पे छोड़ देते हैं या तो किसी के इन्फ्लुएंस में डिसीजन लेते हैं, खुद डिसीजन लेने का ट्राई ही नहीं करते, है ना। तो 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं। अब कृष्ण ने अर्जुन को बैटल फील्ड में जो क्लियरिटी दी थी, अगर तुम उसको बिजनेस में अप्लाई कर लो तो तुम्हारा ग्रोथ 10x हो सकता है। कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टेप 1 में रियलिटी देखो। भगवत गीता का 2वां अध्याय और 11वां श्लोक, आप इसको पढ़ के कनेक्ट भी कर सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन को पहले क्या बोला, तुम उन चीजों पे रो रहे हो जो रियल नहीं है, यानी तुम इल्यूजन हटाओ और रियलिटी देखो, है ना। अब मैं भगवत गीता के श्लोक आपको नहीं समझाऊंगा यहाँ पर जो बिजनेस की बात है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम उस चीज को देख रहे हो जो रियल नहीं है। इसके लिए तुम अपना पहले तो इल्यूजन हटा दो और रियलिटी देखो क्या है। बिजनेस में इसका मतलब क्या होता है, मुझे लगता है कि मार्केट खराब है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, ये आपका एक अजम्पशन है, ये रियलिटी नहीं है। ये आपके दिमाग में एक इल्यूजन चल रहा है कि मुझे लगता है लोग ऐसा नहीं करेंगे, एक अपना अजम्पशन बना के चलते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपने हथियार यहीं डाल दी है, तो ये गलत है। रियलिटी क्या है, कितने लोग हमारे बिजनेस पे रीच किए, कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए, उसमें से कितने लोगों ने कन्वर्जन किया, कितने लोगों को हम कन्वर्ट कर पाए, हमारे प्रोडक्ट का फीडबैक क्या है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ये आपका रियल डेटा है, ये आपकी रियलिटी है, ना कि ये कि मुझे लगता है। डेटा क्या है सामने आपके, कितने लोग आए, 100 लोग आए, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए, 20% कन्वर्ट हुए, 20 लोग कन्वर्ट हुए, और 20 लोग में से कितने लोगों का 20 लोगों का फीडबैक क्या है, और कॉम्पिटिटर आपका क्या कर रहा है, और कितना % मार्केट कैप्चर आप कर रहे हो। ये सारी रियल फैक्ट्स है, रियल डेटा है, और ये रियलिटी है, इसको देखना है। एक रूल समझना है, फीलिंग्स नहीं, डेटा पर डिसीजन लेना है। फीलिंग्स आपकी शुरू में ही, आपने जब स्टार्ट किया तभी आपको फीलिंग्स आई, तभी आपने डिसीजन ले लिया था बिजनेस करने का। अब जब आप बिजनेस में आते हो तो अब आपको डेटा पे डिसीजन लेना है। नो डाउट फीलिंग साइड पर रखनी है, ऐसा ये मैं नहीं बता रहा हूँ, फीलिंग्स अपना काम है, लेकिन जब हमें अजम्पशन पे बिजनेस नहीं करना है, हमको डेटा पे डिसीजन लेना है ना। आगे स्टेप 2 में हम देखते हैं तो ऑप्शंस क्रिएट करो। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 63 श्लोक। कृष्ण ने अर्जुन को फोर्स नहीं किया, उन्होंने ऑप्शंस दिए। यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसा तुम चाहो वैसा करो। बिजनेस में लोग क्या करते हैं, एक ही प्लान बना के उस पर चिपक जाते हैं और फेल हो जाते हैं। कृष्ण मॉडल क्या कहता है, हमेशा 3 ऑप्शन रखो। एग्जाम्पल, अगर सेल्स नहीं आ रही है, ऑप्शन 1 एड्स इंप्रूव करो, ऑप्शन 2 प्रोडक्ट इंप्रूव करो, ऑप्शन 3 प्राइसिंग चेंज करो। आपको ये एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ेंगे। एक प्लान बना लिया और वो नहीं चला, नहीं अभी मैं 100 रुपये एड्स पे लगाऊंगा, 100 रुपये प्रोडक्ट पे लगाऊंगा और 100 रुपये जो है डिस्काउंट दे दूंगा, इस तरीके से नहीं होने वाला और वो फेल हो जा रहा है। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने हैं अपने पास। जब ऑप्शंस होते हैं तो तुम पैनिक नहीं करते, तुम स्ट्रैटेजी से खेलते हो। अभी एड्स इंप्रूव करना है मतलब क्या, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट सब जगह पर ठीक से नहीं जा पा रहा है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उस ऑडियंस तक आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट की एड इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बात ऐसे कि एडवर्टाइजमेंट तो ज़्यादा हो गई, लेकिन
प्रोडक्ट में दम नहीं है तो फिर से ऑर्डर नहीं आ रहे, रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहे, तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट में कहीं गलती है तो एड्स में आप चाहे जितना पैसा लगा लो मतलब नहीं बनता। प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में आपको पैसा लगाना होगा। अब एड्स भी सही चल रही है, प्रोडक्ट भी सही है, लेकिन जो है फिर भी जितना चाहिए उतना सेल्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो नॉर्मल आदमी जो खरीद रहा है उसके बजट से ज़्यादा है। करेक्ट? तो प्राइसिंग पे हमको वर्क करना पड़ेगा, तो हमको प्राइसिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अगर प्राइसिंग ही मुद्दा है तो हमको एड्स पे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्ट पे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, वो पैसा हम प्राइसिंग को सेट करने में लगा देंगे। तो ऐसे इन ऑप्शंस के साथ में आपको खेलना पड़ेगा। और जब मल्टीपल ऑप्शंस है तो तुमको टेंशन नहीं होती, तुम पैनिक नहीं करते हो, तुम स्ट्रेटेजी के साथ में सही से खेल जाते हो। ठीक है, इसके आगे हम समझते हैं डिटैचमेंट। भगवद गीता का 2 अध्याय का 47 श्लोक, ये सबसे पावरफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड पॉइंट है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो पर रिजल्ट से अटैच मत हो। इसका मतलब क्या है? ये हम बिजनेस में क्या इसका मतलब होता है ये समझते हैं। मुझे ये डील चाहिए ही चाहिए, मुझे ये क्लाइंट लूज नहीं करना, ये अटैचमेंट तुम वीक बना देते हो। समझ रहे हो? ये अटैचमेंट तुम्हें वीक बना डालती है। स्ट्रांग बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसा होता है? मैं बेस्ट एफर्ट दूंगा पर रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करूंगा। एक और थोड़ा समझे तो यही बात होती है, आप सिर्फ बेस्ट एफर्ट दे सकते हो, अगर क्लाइंट को वो पसंद नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और अगर आ गया तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाने वाला है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। आप बिजनेस पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो वो तो इवेंचुअली आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको अपने बेस्ट एफर्ट रहोगे तो आप वो लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा। रिजल्ट पर कंट्रोल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट आपको डर देता है, फियर आपको रॉन्ग डिसीजन लेने में लगा देता है। स्टेप 4 में हम समझेंगे कि फास्ट एक्शन। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देने के बाद क्या बोला? उठो और युद्ध करो। हालांकि पूरी गीता आप पढ़ेंगे तो कृष्ण बार बार अर्जुन से ये कहते हैं कि टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट खड़ा हो, युद्ध करो और चलो, खत्म करो बात। यानी क्लियरिटी के बाद डिले नहीं। एक बार आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको प्रोडक्ट सर्विस सारी चीजें समझ आ गई हैं, आपको मार्केट रिसर्च आपके सामने है, आपके दिमाग में टोटल क्लियरिटी आ गई है, उसके बाद भी आप डिले करोगे कि आज नहीं मैं कल करूंगा, या आज किसी ने कहा है मुहूर्त अच्छा नहीं है या दिन अच्छा नहीं है, या नॉनसेंस चीजों को चल के, या आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या किसी और की बातों की वजह से डिले नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर टाइम से कोई भी अमीर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बहुत टाइम है, अगली मोमेंट हमें नहीं पता होती है। तो जब क्लियरिटी क्लियर है, आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई है, तो डिले नहीं करना है। बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है? ओवर थिंकिंग। लोग प्लान अच्छा बना लेते हैं और बनाते रहते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। क्यों? ओवर थिंकिंग की वजह से। ये करूंगा तो वो होगा, वो करूंगा तो ये होगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, नुकसान हो गया तो क्या होगा, फिर वो पैसा मैं कहाँ से भरूंगा। 50 तरीके की ओवर थिंकिंग वो कर लेते हैं, जिससे वो बिजनेस कभी एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। 70% भी अगर आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई है तो वो इनफ है, बस हो गया उतना। उसके बाद इमीडिएटली एक्शन लो। 30% तो ट्राई एंड एरर होते रहेगा। इमीडिएटली आपको 70% में क्लियरिटी है, एक्शन लेना है, एग्जीक्यूट करना है। ओवर थिंकिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टेप 5 पे हम चलते हैं, पोस्ट डिसीजन एनालिसिस। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होती है। ये सबसे एडवांस स्टेप है जो लोग इग्नोर करते हैं। कृष्ण हर सिचुएशन के बाद ऑब्जर्व करते थे कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। बिजनेस में इसका मतलब हर डिसीजन के बाद रिजल्ट चेक करो, क्या काम किया, क्या फेल हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या इम्प्रूव करना है। एक ही गलती को फिर से रिपीट नहीं करनी है। इसको बोलते हैं लर्निंग लूप। आप कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को करते करते उस बिजनेस से आप सीखते भी हो, उसको इम्प्रूव भी करते हो और उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करते हो। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। मैं इसको बहुत एलाबोरेट नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो। अब एक फाइनल डिसीजन जो फॉर्मूला होता है, इसको समझते हैं। क्या फाइनल डिसीजन फॉर्मूला है? पहले तो आपको रियलिटी, मतलब जो फैक्ट है, जो डेटा है, उसके हिसाब से चलना है। आपको ऑप्शंस रखने हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। आपको माइंडसेट जो आपका वो डिटैचमेंट से रखना है। काम करूंगा लेकिन उससे रिजल्ट से अटैच नहीं होऊंगा। आपको एग्जीक्यूशन करना है, एक्शन में एग्जीक्यूशन लाना है, एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ
सोच के दिमाग में प्लान करके नहीं रखना है, आपको एनालिसिस करना है ताकि आप आगे इम्प्रूवमेंट कर सको। अगर तुम सिर्फ ये 5 स्टेप को भी फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और आखिरी में आपको मैं ये बताऊंगा, अगर कृष्ण आज होते तो वो ये नहीं बोलते कि लक का वेट करो, नसीब का वेट करो, भाग्य का वेट करो, सही दिन का वेट करो या सही मुहूर्त का वेट करो। यहाँ तक कि कृष्ण तो ये बोलते हैं कि सही या गलत दिन होते ही नहीं, अच्छे या बुरे दिन होते ही नहीं, अच्छे या बुरे मुहूर्त होते ही नहीं। अच्छा या बुरा होता है काम जो हम करने वाले हैं। तो अगर वो काम सही है तो कोई भी टाइम सही है। अपने नसीब का वेट नहीं करना है। वो बोलते क्लियरिटी लाओ, अपने दिमाग में क्लियरिटी लाओ। वो बोलते कि एक्शन लो, वो बोलते कि डर हटाओ, और वो बोलते कि एक सिस्टम बना के खेलो। बिजनेस एक खेल है और कृष्ण इस खेल के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। थोड़ा सा आप इसे समझें। और अगर ये तुम्हें कृष्ण डिसीजन मॉडल पावरफुल लगा हो तो कमेंट में लिखो कृष्णा स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट योर टाइम।